बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 13 दिसंबर पाकिस्तान में हफ्ते की शाम और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो मिलिट्री राज डे 14। याद दहानी, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाएं। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। काफी सारी खबरें हैं। आसिम मुनीर की कुर्बतें बिलावल जरदारी के साथ आज बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। क्या नून लीग के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है? उसके साथ ही साथ जनरल फैज हमीद को तुन के रखने की पॉलिसी इतनी दूर क्या चली गई है कि अब फौज एक इदारे के तौर पर भी उसे नुकसान पहुंचे, किसी को कोई परवाह नहीं। इसमें भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, अंदर और बाहर की खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और भी काफी सारी खबरें हैं, लेकिन पहले जरा डिटेल से या पूरी तफसील से आपको एक और कहानी आपके सामने रखते हैं, और वो है जो कुछ तुर्कमानिस्तान में शहबाज शरीफ के साथ हुआ। कल हमने, बल्कि आज सुबह के व्लॉग में वो खबर की थी जिसमें शहबाज शरीफ बैठे नोज पिकिंग कर रहे थे। बेचारे कमरा था जिसमें झंडे लगे हुए थे पाकिस्तान और रशिया के। शहबाज शरीफ बैठे इंतजार करते रहे, पुतिन नहीं आया। उसके बाद उन्होंने गेट क्रैश किया और ऐसी मीटिंग में चले गए जहां पुतिन और अर्दोगान थे। अब हुकूमत कह रही है कि ये ऐसा नहीं था, ये सब कुछ सच नहीं है, इसमें कुछ झूठ था। रशियन टीवी ने, ये जो उनका इंडियन चैप्टर है, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट की थी। उसके बाद ये पूरी दुनिया में जंगल में आग की तरह फैल गई और इस पर तबसरे होना शुरू हो गए। चंद घंटों के बाद, चंद नहीं बल्कि काफी सारे घंटों के बाद आरटी ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। हमारा क्योंकि आपसे प्रॉमिस है कि हम तस्वीर पूरी आपके सामने हमेशा रखते हैं। हम सनसनी और झूठ आपके सामने रखने से गुरेज करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी चीज का हुकूमत को फायदा है तो वो हम दबा जाएं, वो झूठ बोल दें और ये ना बताएं आपको कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। तो ये बताना आपको जरूरी है कि आरटी इंडिया ने उसके बाद वो डिलीट कर दी वीडियो, और साथ एक ट्वीट किया कि ये जो हमने स्टोरी की थी कि शहबाज शरीफ 40 मिनट इंतजार करते रहे, फिर गेट क्रैश करके अर्दोगान और पुतिन की मीटिंग में चले गए, वहां 10 मिनट रहे और 10 मिनट के बाद वहां से भी चले गए। तो इस सारी स्टोरी में सब कुछ बिल्कुल सच सच नहीं था। कुछ चीजें इसमें गलत रिपोर्ट हो गई, कुछ चीजें सम मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई। सारी खबर गलत नहीं थी और वो तो नजर भी आ रहा है क्योंकि वीडियो है। ये कोई किसी ने सुनी सुनाई बात तो है नहीं कि शहबाज शरीफ अकेले बैठे इंतजार कर रहे हैं, नोज पिकिंग कर रहे हैं, पीछे झंडे लगे हुए हैं, इसाक डार खड़े हैं, डंटोनक साहब खड़े हैं, बैठे हैं सामने दोनों, इसाक डार और डंटोनक, और शहबाज शरीफ भी बैठे हैं। और फिर वो गेट क्रैश करते हुए भी नजर आ रहा है। जिस मीटिंग में जाते हैं उनको सिक्योरिटी रोकती है। तो अब लग ये रहा है दो वजूहात हैं, या तो कोई छोटी मोटी मिस रिप्रेजेंटेशन ये कि उन्होंने कहा शहबाज शरीफ 10 मिनट अंदर रहे हैं, तो हो सकता है वो 5 मिनट रहे हों, या हो सकता है शहबाज शरीफ ने 40 मिनट इंतजार ना किया हो, 30 मिनट किया हो। लेकिन हमारा तज्जिया ये है कि जो इंडियन जराए हैं, सूत्र हैं, जो इंडियन कनेक्शंस हैं शरीफ खानदान के, शायद उन्हें इस्तेमाल करके जो आरटी इंडिया है उससे वीडियो शायद डिलीट करवाई गई हो, या फिर शायद क्योंकि रशियन टीवी का वो चैप्टर है इंडियन, रशिया से ही रिक्वेस्ट की हो कि ज्यादा ही नदामत हो गई है, इस पर आप जरा इस स्टोरी को डिलीट करवा दें। तो वो स्टोरी तो डिलीट करवा दी, लेकिन उस स्टोरी की जो बाज़गश्त है वो डिलीट नहीं हुई। हमें अपनी इखलाकी जिम्मेदारी लगी कि क्योंकि वो ट्वीट डिलीट हुआ है और उन्होंने आगे एक ट्वीट भी किया है, वो भी हम आपके सामने पूरी तस्वीर रखें। बीबीसी ने इसको कवर किया है। बीबीसी उर्दू ने इस मामले पर वजाहत के लिए पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से राब्ता किया तो बताया गया कि यह गलतफहमी थी और आरटी इंडिया ने इसे डिलीट कर दिया है, लेकिन मजीद तफसील नहीं दी कि मुलाकात हुई या नहीं हुई। दूसरी जानब आरटी इंडिया ने भी अपनी पोस्ट जाहिर हमने आपको बताया कि डिलीट की, लेकिन जो कुछ रूसी नशरियाती इदारे हैं उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर पुतिन की मुलाकात की मुख्तसर तफसील जारी की। अब तफसील सुने तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तुर्की के सदर अर्दोगान और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात के बाद जो रशियन ऑफिस है उनका, बाकायदा उनका फॉरेन ऑफिस कह लें या उनका प्रेसिडेंशियल जो ऑफिस है, उन्होंने एक बयान में कहा कि दोनों रहनुमाओं ने रूस और तुर्की के दरमियान तावन, तजारत, मईशत, बैरूनी दबाव और यूक्रेन पर तफसीली बातचीत की। इस बयान की आखिरी एक सत्र में लिखा था, ये अब उनका जो ऑफिशियल बयान है रशिया का उसकी बात कर रहे हैं, एक सत्र में लिखा था कि पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ भी बाद में इसी मुलाकात में शामिल हो गए, वो जो गेट क्रैश हुआ और 10 मिनट्स। रूसी अखबार कमरसांत ने अपनी रिपोर्टिंग में इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह से किया कि अर्दोगान की पुतिन से मुलाकात इतनी तवील हो गई कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो बराबर वाले कमरे में इंतजार कर रहे थे, वो आधा घंटा
तन्हा बैठे बैठे थक गए, ये 30 मिनट कह रहे हैं, कल आरटी इंडिया ने 40 मिनट कहा था। वो कह रहे हैं आधा घंटा तन्हा बैठे बैठे थक गए, बिलाखिर उन्होंने उठकर दरवाजा खोला और व्लादिमीर पुतिन और रजब तैयब अर्दगान की मुलाकात में शामिल हो गए। ये रूसी अखबार कमरसांस जो है वो ये लिख रहा है। एक और रूसी अखबार MKRU की खबर में भी इस मुलाकात का मुख्तसर जिक्र आया कि तुर्की और रूस के सदूर के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तानी वजीर आजम भी शामिल हो गए और इस मुलाकात में खत्ते की सिक्योरिटी के मामलात और तुर्की के बतौर सालिस किरदार पर बातचीत हुई। ताहम BBC कहता है कि पाकिस्तान की जानिब से ताहाल इस मुश्तरका मुलाकात के बाद कोई बयान जारी नहीं किया गया। अगर वाकई मुलाकात हुई होती ऑफिशियली तो जाहिर है पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उस मुलाकात के कोई मिनट्स, कोई मंदरजात शाया करता कि दोनों सरबराहों के दरमियान जो मुलाकात हुई उसमें ये बात तय हुई। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और फॉरेन ऑफिस दोनों घटाघट पानी के साथ ये खबर पी गए। इसको इन्होंने किसी को कुछ बताया ही नहीं क्योंकि ह्यूज एम्बैरेसमेंट कॉज हुई। अब जरा आगे चलते हैं, ये तो आपको तस्वीर का पूरा रुख बताना था और बताना जरूरी था तो आपके सामने रखा। अब अगली खबर, ये तस्वीर है जो हेड ऑफ स्टेट्स वहां आए हुए थे। आप सबको जो भी आप में से पहले 5 सेकंड में शहबाज शरीफ को ढूंढ लेगा, चले 10 सेकंड दे देते हैं आपको, हम स्क्रीन पर ये तस्वीर रखते हैं, जो भी ढूंढ लेगा उसको हम किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई अवार्ड देंगे। कोशिश करेंगे, आपने कमेंट्स में बताना है सच्ची सच्ची कि आपने ढूंढ लिया था पहले 10 सेकंड में। ढूंढो तो मान जाए, मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी सूरत उनको ढूंढ पाएंगे, लेकिन चलें अब आपको बता देते हैं कि वो पीछे खड़े हैं। मेरा ख्याल सदर पुतिन और वो जो लोग खड़े हैं उनके पीछे कहीं देखें तो आपको हल्की सी शहबाज शरीफ साहब का जो है वो माथे की ये वाली साइड, एक साइड बेचारे की नज़र आती है उनको। हालांकि इंटरनेशनली ये ख्याल किया जाता है कि अगर किसी का कद छोटा हो तो उसको अगली लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, जिसका लंबा हो उसे पीछे, ताकि वो नज़र आए। लेकिन अब हालात ये हैं कि इस तस्वीर में भी शहबाज शरीफ साहब को कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश की जा रही है और वो मिल नहीं रहे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी। आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई सियासी कमेटी बनी है, उस पर तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। हम उन तमाम तबसरों में तो नहीं जाएंगे। अच्छा हुआ ये कमेटी बनाई गई क्योंकि पिछली कमेटी जो है वो रिडंडेंट हो चुकी थी, कोई उसमें खास फैसला साजी नहीं हो रही थी और आप सब ने ये देख भी रखा है। तो हम मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो नई कमेटी है ये वाकई वाइब्रेंट फैसले करेगी, जिससे इमरान खान साहब की रिहाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन मसाइल से दो चार है उसमें कोई राहत की खबर, कोई ऐसी डायरेक्शन आवाम को नज़र आएगी कि जो ऊपर बैठी लीडरशिप है वो हकीकी कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द जेल से बाहर निकाला जाए। अब मेरी हद तक कई लोग पूछ रहे हैं कि आप कमेटी में नहीं हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा, इसी व्लॉग पर आज से 10 महीने पहले मैं पब्लिकली ऐलान कर चुका हूं कि जब तक इमरान खान साहब जेल से रिहा होकर नहीं आते मैं कोई कमेटी नहीं खेलूंगा, बल्कि कबड्डी खेलूंगा। आपको याद होगा मैंने ये ऐलान यहाँ से भी किया था, फिर ट्विटर पर भी किया था और पार्टी के अंदर भी सेक्रेटरी जनरल साहब जो कि बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, कोशां हैं दिन रात अपनी तरफ से, चेयरमैन गौहर साहब और पूरी कमेटी जो है उनको ये बार बार उनके सामने कई डिफरेंट मौक़ों पर ये इजहार कर चुका हूं कि मैं अब मजीद किसी भी किस्म की कमेटी में नहीं आना चाहता। तो इसलिए जो दोस्त मेरे से रिलेटेड सवाल पूछते थे उनको ये याद रहे कि ये मेरी पोजीशन है जो मैंने आज से 10 महीने पहले ली थी। इसलिए मेरा कोई इस्तेहकाक नहीं है कि मैं मजीद किसी कमेटी में हूं या नहीं हूं, क्योंकि जैसे ही मैं किसी कमेटी में जाता हूं तो वो तबसरा करने से हाथ पांव बंध जाते हैं। तनकीद करना तो दूर की बात है, अमूमी तबसरा करने की भी गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि मैं उस कमेटी का मेंबर होता हूं। अगर उसी कमेटी के किसी फैसले पर या कोई अंदर की इंफॉर्मेशन आए उसके ऊपर यहां पर हल्का सा कमेंट भी करता हूं तो पड़ रौले जाते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी था मेरे लिए कि मेरे हाथ पांव ना बंधे और मैं खुलकर खेल सकूं। और मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें पहले ही कई तरह से हाथ और पांव बंधे हुए हैं। मसलन ये कमेंट देखिए, ये पाकिस्तान से मुझे पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही। अगर आप हमारी व्लॉग की व्यूअरशिप देखें, बाकी तमाम व्लॉग्स की व्यूअरशिप देखें जितने भी दूसरे दोस्त सारे कर रहे हैं, तो आपको एक वाज़े डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, बल्कि एक ही स्टैंडर्ड आपको व्यूअरशिप नजर आएगी। मैं पिछले 4-5 दिन की बात कर रहा हूं। अगर आप हमारा व्लॉग देखेंगे तो उसमें कम से कम 25% डिप आपको नजर आएगा व्यूअरशिप में। उसकी वजह यह है कि आप कमेंट सेक्शन में जाएं तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि व्लॉग खुलता ही नहीं है। खुसूसी किस्म के जो है वो मेहरबानियां हमारे ऊपर फायरवॉल वगैरह लगाकर की हुई हैं। बाकी भी आपको पता ही है जो हम पर मेहरबानियां हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हम कमेटी भी खेलेंगे तो मामलात खराब हो जाएंगे। तो मेरी हद तक
ना मेरा इस्तेहकाक है, ना मजरू हुआ है, क्योंकि मैं अपना फैसला 10 महीने पहले पब्लिकली भी और पार्टी के आला तरीन ऑफिशियल्स को भी बाकायदा तौर पर बता चुका हूं, अपने फैसले का ऐलान कर चुका हूं कि मैं खान साहब की रिहाई तक किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अगर मुझे नहीं बनाया जाएगा तो मेरा कोई इस्तेहकाक मजरू नहीं हो रहा, बनाया जाएगा तो मैं पेश की माजरत करूंगा। अब चलते हैं जरा अगली खबर की तरफ, जो है जनरल फैज हमीद साहब की खबर, जो कि बहुत ही अब इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ये तो मैं आपको पहले बता चुका कि बड़े बड़े तोहफे उनसे फैज़याब हुए, लेकिन आज वही सारे उनका गला काटने में पेश है। अब पाकिस्तानी मीडिया को यह डायरेक्शन दी गई है कि फैज को तुन के रखें, फैज को खंगाल के रख दें, जो मर्जी बोले फैज के खिलाफ आपको इजाजत है। अमूमी तौर पर आपको पता है कि मिलिट्री अफेयर्स पर तो अब पाकिस्तानी जो फौजी जनरल्स हैं उन्होंने बताया हुआ है कि सिर्फ यही तज्जिया निगार लेने, आगे पीछे बात नहीं। अब फैज हमीद पर कहा गया खुल के खेलें, फैज हमीद को बिल्कुल ठोक के रख दें, जैसे आपका दिल करता है, एक्सपोज करके रख दें, फैज हमीद को बिल्कुल उड़ा के रख दें। तो अब आप देखेंगे पाकिस्तानी टीवी चैनल्स आज से या कल जो गुजरा है उससे आप देखेंगे फैज हमीद पर बहुत तबसरे होंगे। नई खबर आई है कि सनाउल्लाह ज़हरी भी अब हमारा भाई है, मतलब हमारा नहीं, मतलब कि आसिम मुनीर साहब का। उन्होंने अब सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो चीफ मिनिस्टर रहे साबिका, उन्होंने कहा है कि मेरी गवर्नमेंट, सनाउल्लाह साहब ने कहा हमारी गवर्नमेंट जो बलूचिस्तान में है वो जनरल फैज हमीद ने गिराई थी और उसमें बाजवा भी शामिल था, उन्होंने कहा है। मतलब ये कि अब बाजवा साहब के कोर्ट मार्शल के लिए भी आवाज़ें उठ रही हैं। अब मसला ये है कि अगर ये हुकूमत उस वक्त गिरी थी तो ये उसी वक्त बताना चाहिए था फैज साहब थे, लेकिन चले मान लिया उस वक्त वो इक़्तिदार में थे, आपको डर था, तो बड़ी अच्छी बात है। फिर ये 2-2.5 साल सनाउल्लाह ज़हरी साहब उनका चलता रहा कोर्ट मार्शल, इसमें आपको भी ये बयान देना चाहिए था ताकि बाजवा साहब का भी साथ ही कोर्ट मार्शल हो जाता। उसके साथ साथ अबसार आलम साहब ने नया ही कट्टा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि अली रजा आबदी साहब का जो कत्ल MQM के उसमें फैज हमीद साहब की इन्वॉल्वमेंट है। उसके साथ साथ अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में भी फैज हमीद साहब पर वो भी डालने की पूरी तौर पर बयानिया जो है वो बना दिया गया है। फिर मास्टर टाइल्स वालों के खत का जिक्र है या खबर का जिक्र है कि आसिम मुनीर साहब के खिलाफ मास्टर टाइल्स वालों से गुजरांवाला में एक बयान दिलवाया गया, खत लिखवाया गया कि आसिम मुनीर साहब ने उनसे इतने करोड़ों की रिश्वत मांगी है। ये भी सब कुछ ये मेतला साहब ने ये खबर दी है। मेतला साहब कहते हैं कि ये भी फैज हमीद ने करवाया था। फिर अंसार अब्बासी साहब ने तो काम चुक ही दिया, उन्होंने तो इस बात का भी ख्याल नहीं रखा। टेबल स्टोरी करते हैं, जाहिर है उनसे किसी मेजर ने, किसी कर्नल ने करवाई होगी, लेकिन ये भी नहीं सोच रहे कि इससे इदारे की इमेज पर क्या असर डाल रहे हैं। लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि अच्छा कर रहे हैं, टेबल स्टोरीज करके अपने आप को भी एक्सपोज कर रहे हैं और जो आपसे ये स्टोरीज करवा रहे हैं उनका जहन कितना है उनको भी एक्सपोज करवा रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब ने नई स्टोरी ये की है कि फैज हमीद जाते जाते घर ISI की सीक्रेट वो फाइलें भी ले गए जो उनके पास नहीं होनी चाहिए थी। माशाल्लाह, इसका मतलब है कि ISI में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, आप ये बताना चाह रहे हैं। ISI कोई ऐसा मरबूत इदारा नहीं है जिसमें कोई जाते हुए सीक्रेट फाइलें साथ ले गया, ISI को पता ही नहीं चला, किसी ने रोका ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर थी नहीं। ऐसे डॉक्यूमेंट अंसार अब्बासी ने स्टोरी की बड़ी लंबी चौड़ी, जाहिर है ये टेबल स्टोरीज करते हैं मेरे ख्याल में ऐसी, तो उसमें उन्होंने कहा कि बड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो फैज हमीद के पास नहीं होने चाहिए थे वो डॉक्यूमेंट वो घर ले गए और ये तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई और ये हो गया और वो हो गया। ये सोचे बगैर कि इससे फौज इदारे के तौर पर, ISI इदारे के तौर पर आप उसकी कितनी मौकरी कर रहे हैं, उसका कितना आप नुकसान कर रहे हैं, उसके इमेज को कितना तबाह कर रहे हैं। लेकिन घर के चिराग को, जब घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो फिर आप क्या कहें। अब खुद ही जब कर्नल और मेजर और ये सूबेदार अबसार अपना अंसार अब्बासी से ऐसी स्टोरियां करवाएंगे तो फिर कल को ये कहेंगे कि ISI को सीरियस लें और उसके अंदर सारे चीज़ें बड़ी मुरवजा हैं, तो कौन सीरियस लेगा आपको। असल स्टोरीज जो हैं, जो फैज़ हमीद ने असल काम किए हुए हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कैसे कम हुए थे। और अपने फैसल बोडा तो कहते थे कि कुत्ते का गोश्त, मैंने तो कभी नहीं ये कहा, ना मैं कहूँगा किसी भी सियासी मुखालिफ के बारे में। ये फैसल बोडा साहब ने कहा था कि फलां के कुत्ते का खून जो है, पता नहीं मेरे कुत्ते का कि पता नहीं किसके कुत्ते के खून से प्लेटलेट्स की रिपोर्ट बनाई गई थी। और ये कभी नहीं बताया गया कि सलमान शहबाज को, हालांकि ये सब अखबारों ने खबर लगाई हुई है कि फैज़ हमीद साहब ने बाहर निकाला था शहबाज शरीफ के बेटे। इस जुर्म के ऊपर कोई बात नहीं करता कि वो जो TT वाला केस था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको फैज़ हमीद साहब ने कैसे ख़त्म करवाया जो शहबाज शरीफ का था।
तो असल में तो एक ज़ाहिर है अंदरूनी लड़ाई थी आसिम मुनीर साहब की और फैज़ हमीद साहब की। दोनों जर्नल्स हैं, अक्सर जर्नल्स के अंदर अंदरूनी लड़ाई होती है जो फौजी मामलात को समझते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट